हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल मैक टेक्नोक्रेट्स पे। दोस्तों, बहुत ही कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मुझे सर पे भी ठंड लग रही है और तबीयत भी थोड़ी सी अच्छी नहीं है, पर फिर भी आज अपन क्लास लेते हैं। तो दोस्तों, आगे के टॉपिक बढ़ाने से पहले मैं अभी तक जितने भी थ्योरी के टॉपिक्स पढ़े गए हैं उनके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स लेना चाहता हूँ, ठीक है ना। तबीयत थोड़ी ढीली है तो आज हम न्यूमेरिकल से ही काम चलाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर से हम प्रोजेक्टाइल मोशन के आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो चलिए पहले न्यूमेरिकल के साथ हम आज शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला न्यूमेरिकल हो जाएगा एट टाइम t equal to 0 a cannon is fired with speed 200 मीटर पर सेकेंड 200 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। when an airplane is vertically 1 kilometer above it. Okay. Moving with 100 meter per second. 100 meter per second. Okay. Cannon fired at angle theta to hit the airplane. Cannon fired at angle theta to hit the airplane. Okay. So what are the parameters we have to find? We have to find number 1 theta मतलब angle of projection. Then number 2 we have to find time of collision, time of hit, है ना, time of hit. Then coordinates of hit. सेकेंड के बाद थर्ड पॉइंट आ जाएगा अपने पास coordinates of hit, ठीक है। And then the fourth one which is examiner can be asked is minimum height to avoid hitting. Minimum height to avoid hit, ठीक है ना। तो चलिए, ये हमारे पास क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को तो चलिए स्टूडेंट्स, इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि हमारे पास एक कैनन है, ठीक है ना। उस कैनन से हमने इस स्पीड पे इस थीटा एंगल वाले प्रोजेक्शन से एक कैनन बॉल फायर की है। तो वो कैनन बॉल इस तरीके से अपना पाथ बनाएगी और क्वेश्चन में कहा गया है कि कैनन के जस्ट ऊपर, जस्ट वर्टिकली अप, मतलब यहाँ पर आपके पास कोई प्लेन है जो उड़ रहा है, ठीक है ना। ये आपका प्लेन है और ये इस डायरेक्शन में आगे की तरफ चल रहा है, ठीक है। तो t इक्वल टू 0 का सीन बनाया मैंने,
ये मैंने कब की चीज बनाई है, t इक्वल टू 0 पर। मतलब t इक्वल टू 0 पर यहाँ से गोला चला और t इक्वल टू 0 पर ही प्लेन यहाँ से आगे चला, तो प्लेन इस पाथ पे मूव करेगा, ठीक है ना, प्लेन बिल्कुल इस सीधे पाथ पे मूव करेगा। तो देखिए 2 पॉइंट्स हमें हमारी ट्रेजेक्टरी को कट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि आपका जो कैनन है, कैनन बॉल है, वो या तो प्लेन को यहाँ पर हिट करेगा या फिर ये प्लेन को यहाँ पर हिट करेगा। मतलब वो प्लेन को हिट करने की 2 बार संभावनाएं बनती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए हम बात कर लेते हैं आगे की। सबसे पहला हमसे पूछा गया है थीटा। क्या पूछा गया है, थीटा। तो ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को अपन x मान लेते हैं, ठीक है ना, इस डिस्टेंस को अपन x मान लेते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्लेन इज इक्वल्स टू x डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्लेन इज इक्वल्स टू x डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्रोजेक्टाइल्स, ठीक है ना। x डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्लेन की जगह या फिर कैनन बॉल, है ना। xpl का मतलब क्या है, x डिस्टेंस जो प्लेन ने ट्रेवल करी, मतलब ये वाली डिस्टेंस, और xc क्या है, वो डिस्टेंस जो कैनन बॉल ने ट्रेवल करी है, ठीक है ना। तो ये दोनों जब सेम होंगे तभी तो आपके पार्टिकल्स, तभी तो आपका जो कैनन बॉल है वो प्लेन से टकराएगा। क्या मेरा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर हम चाहते हैं कि इस प्लेन से, मतलब इस कैनन बॉल ने जो बॉल फायर की है वो बॉल इस प्लेन से टकरा जाए, यही तो चाहते हैं अपन, इस कैनन से इस प्लेन को हिट करना चाहते हैं। तो ये डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ये वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है जो कैनन बॉल चली है ना, किसी भी 6t टाइम में, और यही वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होनी चाहिए जो प्लेन भी चले, ताकि वो दोनों एक दूसरे को हिट कर पाए। ठीक है, तो चलिए अब प्लेन कितना चलेगा, प्लेन चलेगा वेलोसिटी ऑफ प्लेन इंटू टी, वेलोसिटी ऑफ प्लेन इंटू टी इक्वल टू, अब ये कितना चलेगा, ये चलेगा x कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी इंटू टी। यही भाई ये इक्वेशन अपन ने कैसे लिखी, समझ में आई आपको। ठीक है, अब वेलोसिटी ऑफ प्लेन हमें क्वेश्चन में दे रखी है क्या, मूविंग विद 100 मीटर पर सेकेंड। तो हमें क्या दे रखा है, 100 मीटर पर सेकेंड इंटू टी इक्वल टू, और ux हमारे पास होता है u ऑफ कॉस थीटा इंटू टी। तो स्टूडेंट्स आप देखिए दोनों तरफ से टी और टी कैंसिल हो चुका है, तो हमारे पास u की cos थीटा हमारे पास कितना आ जाएगा, cos थीटा हमारे पास आ जाएगा 100 बाय u, और 100 बाय u की वैल्यू क्वेश्चन में हमें गिवन है 200 मीटर पर सेकंड, तो 200 ये जस्ट गिव्स यू 1/2। तो cos थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है, cos थीटा की वैल्यू 1/2 होती है थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री पर। तो सबसे पहला आंसर हमारे पास आ चुका है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है ना, क्या आ चुका है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, थीटा हम निकाल लिया। सेकंड पार्ट में बच्चों ने पूछा है कि टाइम ऑफ हिट। तो बच्चों डायग्राम बनाने से हमारे पास न्यूमेरिकली पूरी पिक्चर क्लियर हो चुकी है। तो हम ये जानते हैं कि t1 टाइम इंस्टेंट यहाँ पर और t2 टाइम इंस्टेंट यहाँ पर, मतलब टाइम हमारे पास 2 आएंगे, मतलब 2 ऐसे टाइम इंस्टेंट आएंगे जब आपका कैनन बॉल इसको हिट करेगा, इसको वो हिट करेगा। ठीक है, तो चलिए हम y के लिए, मतलब अगर मैं इस डिस्टेंस को y मान लेता हूं, ठीक है ना, तो हम y के लिए सेकंड इक्वेशन लगाते हैं। हम यहाँ पे लिख देंगे सेकंड, है ना, ये तो अपन पास सॉल्यूशन फर्स्ट था, यहाँ पे अपन लिख देंगे सेकंड। तो बाय सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन जब अपन लगाएंगे तो देखिए ऊपर की तरफ y जा रहा है, तो y इज इक्वल्स टू ut, तो ये हो जाएगा uy इंटू टी प्लस 1/2 इंटू ay इंटू टी स्क्वायर। सेकंड इक्वेशन में आपको बार बार लिखवा चुका हूं, तो मैं डायरेक्ट इसके अंदर वैल्यू पुट करना शुरू कर देता हूं, है ना। स्टूडेंट्स इतनी प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए, सेकंड इक्वेशन आपको बिल्कुल मुंह जुबानी याद रहनी चाहिए। तो y इक्वल टू uxt, तो सॉरी uy इंटू टी, तो u साइन थीटा इंटू टी माइनस 1/2 इंटू जी टी स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गई है बच्चों, ये हमारे पास आ गई है क्वाड्रेटिक। क्या आ चुकी है हमारे पास, ये हमारे पास आ चुकी है क्वाड्रेटिक। तो इस क्वाड्रेटिक को जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, इस क्वाड्रेटिक को जब हम सॉल्व करेंगे, या फिर पहले अपन इसको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 इंटू जी टी स्क्वायर माइनस यू साइन थीटा इंटू टी प्लस y इक्वल टू 0। तो अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो कॉन्स्टेंट्स हैं उससे कंपेयर करते हैं, तो a हमारे पास आ जाएगा 1/2 जी टी स्क्वायर, b हमारे पास आ जाएगा u साइन थीटा, ठीक है, और c हमारे पास आ जाएगा
y के बराबर। अब अगर हम t1 और t2 निकालते हैं, t1 एंड t2, तो t1 और t2 कैसे निकलेंगे? ठीक है, t1 और t2 कैसे निकलेंगे? t1 इक्वल और t2 इस तरीके से निकलेंगे। t1 और t2 का फॉर्मूला था हमारे पास -b प्लस माइनस अंडर द रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर अपन वैल्यूज रखते हैं -b, तो माइनस ऑफ u साइन थीटा प्लस माइनस b स्क्वायर हमारे पास कितना है? ये हमारे पास आ जाएगा u साइन थीटा का स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4, a है हमारे पास g/2, तो 4g/2 इंटू c है हमारे पास y। अब देखिए c हमारे पास क्या है? y, मतलब ये डिस्टेंस। तो बच्चों क्वेश्चन में हमें ये y डिस्टेंस भी दे रखा है। प्लेन कितनी ऊपर था? 1 किलोमीटर, तो ये डिस्टेंस हमारे पास y थी, तो y को अपन लिख देते हैं 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर को मैं क्या लिख दूंगा? 1 किलोमीटर को मैं लिख दूंगा 10 की पावर 3। क्या लिख दूंगा? 10 की पावर 3। यहां तक आपको बात है समझ में? डिवाइडेड बाय हमारे पास कितना जाएगा? 2 इंटू ए, 2 इंटू 1/2 इंटू जी। तो नीचे तो हमारे पास 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ जी आ जाएगा। ठीक है, तो t1 t2 हमारे पास कितना जाएगा? u साइन थीटा। अब देखिए u की जगह हम रख देते हैं 200, ये माइनस में आ रहा है। साइन थीटा की वैल्यू हमने निकाली 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। ठीक है, देन आफ्टर प्लस माइनस u साइन थीटा, तो यही है u साइन थीटा। अभी अपन ने सॉल्व करा था, तो 2 से ये 100 हो जाएगा, तो 100√3 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या है? 100√3 का स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10,000, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, तो 30,000। ये हमारे पास 30,000 आ गया। माइनस 4 से 2 से 4 कट जाएगा, 2 टाइम्स 2 इंटू जी 10, तो 10 इंटू 1000 10,000, ये 10,000 आ गया अंडर द रूट। ठीक है, और इस पूरे के डिवाइड में क्या चल रहा है? इस पूरे के डिवाइड में चल रहा है जी, मतलब 1/10। आगे बात समझ में? तो चलिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास t1 की वैल्यू क्या जाएगी? देखिए यह जाएगा 100√3, तो माइनस 100√3 प्लस 30,000 माइनस 10,000, तो 20,000। ठीक है ना, 20,000 का 100 बाहर आ जाएंगे, और 2 का हो जाता है √2। ठीक है, तो मतलब 100√2, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 100√2। तो एक बार यहाँ पे प्लस आ जाएगा और एक बार यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो स्टूडेंट जब हम माइनस साइन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है ना, जब हम माइनस साइन सेलेक्ट करेंगे तो दोनों की वैल्यू माइनस है, और जब हम प्लस साइन सेलेक्ट करेंगे तो एक टाइम हमारे पास ओरिजिनल टाइम आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे b की वैल्यू हमारे पास -u साइन थीटा आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -u साइन थीटा। तो -u साइन थीटा होने के कारण यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा +u साइन थीटा। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा +u साइन थीटा, तो यहाँ पर भी हमारे पास प्लस है और यहाँ पर भी हमारे पास प्लस है। ठीक है, तो देखिए अब अगर आप t1 और t2 की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो t1 हमारे पास कितना आ जाएगा? ठीक है ना, ये 10 अपॉन में चल रहा था, तो इसको यहाँ पे अपन मल्टीप्लाई कर देंगे 1/10। तो 1/10 जब ओपन करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 10√3 माइनस 10√2। तो t1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 10√3 प्लस 10√2 एंड, और t2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? t2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 10√3 माइनस 10√2। तो अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो आराम से कर सकते हैं। √3 की वैल्यू होती है 1.732, √3 की वैल्यू होती है 1.732, तो 1.732 को अपन मल्टीप्लाई करें तो 17.32, ये आ जाएगा हमारे पास 17.32 प्लस ये हमारे पास 10, √2 की वैल्यू होती है 1.414 है ना, तो 14.14 आ जाएगा। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास 31.46 सेकेंड एंड, और यहाँ दूसरी जगह जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा हमारे पास। ठीक है ना, तो 32 12 में से 4 गए तो 8, 12 में से 4 गए तो 8, देन आफ्टर
12 में से 4 गए तो 8, तो 2 में से 1 गया तो 1 डॉट, देयर इज 7 में से 4 गए तो 3 और 1 में से 1 गया तो 0, तो 3.18 सेकेंड। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये वाला पार्टिकल हमने T1 माना है तो ये टाइम पहले आएगा, तो ये टाइम हमारे पास T1 हो जाएगा और ये वाला टाइम हमारे पास T2 हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी जो टाइम ऑफ हिट है, सेकंड अपन से क्या पूछा है, टाइम ऑफ हिट, तो इन दोनों में से आपको क्या लग रहा है कौन सा होगा टाइम ऑफ हिट? पहला वाला ऑप्शन अपन हमेशा चूज करेंगे, मतलब टाइम ऑफ हिट आपके हो जाएगा 3.18 सेकेंड। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, अब तीसरी जगह चलते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ हिट। ठीक है ना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ हिट मतलब आपको वो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, आपको वो क्या पूछ रहा है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब इस पॉइंट के वो कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, तो चलिए थर्ड पॉइंट अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। अपन जानते हैं x इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी। भाई ये जो x डिस्टेंस है ये इतना डिस्टेंस कब ट्रेवल करेगी, तो इस पार्टिकल मतलब इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कैसा आएगा, यही आएगा, और इसका y कोऑर्डिनेट कैसा आएगा, y, तो y तो अपन को दे रखा बना किलोमीटर, हमें x निकालना है, तो x इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी। x कितना है हमारे पास, सॉरी ux कितना है हमारे पास, ux इंटू टी। इनिशियल वेलोसिटी हमको दे रखी है 200 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, तो इसको अपन लिख देंगे u cos थीटा, या फिर डायरेक्ट वैल्यू रखता हूं 200 इंटू cos 60 डिग्री। थीटा की वैल्यू हमने निकाली थी ना 60 डिग्री, तो ये हमारा पहला आंसर था, ऐसा बॉक्स में ओपन कर देते हैं 200 cos 60 डिग्री। तो हमारे पास 200 cos 60 डिग्री इंटू टी, टाइम कितना आया था, हमारे पास पहली बार जब अपन टकराए थे T1, तो T1 अपन ने माना है 3.18 सेकेंड, 3.18 सेकेंड हो गया। cos 60 की वैल्यू बच्चों होती है 1/2, तो 1/2 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास हो जाएगा 100। ठीक है ना, और उस 100 को मैं 3.18 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 318 मीटर। ठीक है ना, तो हम लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ हिट इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू x की वैल्यू कितनी है 318, y की वैल्यू 1000। 1 किलोमीटर को क्या लिख सकते हैं 1000 मीटर। तो ये हमारे पास थर्ड का आंसर आ चुका है। ठीक है, देन आफ्टर फोर्थ पार्ट के अंदर हमसे पूछा गया है कि मिनिमम हाइट टू अवॉइड हिट। मिनिमम हाइट मतलब प्लेन की मिनिमम हाइट क्या होनी चाहिए ताकि वो इस हिट को अवॉइड कर ले। तो ऑब्वियसली बात है, ये जो प्लेन का पाथ है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन, ये आपकी मैक्सिमम हाइट से ऊपर होनी चाहिए। ठीक है ना, या फिर मिनिमम मैक्सिमम हाइट के बराबर होनी चाहिए इसकी। तो हम लिख देंगे मिनिमम हाइट। ठीक है ना, हम क्या लिख देंगे मिनिमम हाइट हमारे पास हो जाएगी h, कैपिटल H, जिसको हम लिख सकते हैं u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो चलिए इसका जब हम वैल्यू रखेंगे तो 200 का स्क्वायर इंटू साइन थीटा मतलब साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, √3/2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10। ठीक है, तो यहां से हमारे पास h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जिसको हम h मिनिमम बोल रहे हैं प्लेन के लिए, h मिनिमम फॉर प्लेन। तो 2 2 जा 4, 1 2 3 4। ठीक है, इंटू अब ये देखिए हो जाएगा 3/4, ये कितना हो जाएगा 3/4। तो इसको अपन कर देंगे 3/4, नीचे 4 चला गया, इंटू 2 इंटू 10, तो इंटू 2 इंटू 10। तो जो कैंसिल हो रहा है 4 से 4 काट दिया, 1 आ गया, ये 0 से 0 काट दिया, और 1000 ये 2 से अपन ने 500 काट दिया। ठीक है ना, तो 500 3 जा 1500 मीटर, मतलब 1.5 किलोमीटर ऊपर। ठीक है ना, तो फोर्थ आंसर हमारे पास ये आ चुका है। मतलब प्लेन को 1 किलोमीटर नहीं, प्लेन को इस कैनन से बचने के लिए कम से भी कम 1.5 किलोमीटर ऊपर उड़ना पड़ेगा, जब जाके वो इस कैनन से बच पाएगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ इस तरीके से लैंग्वेज में वो क्वेश्चन बनाता है, और आपको क्वेश्चन की प्रोसीडिंग कहां से करनी है, जैसे एंगल ऑफ थीटा निकालने के लिए हमने ये चीज अप्लाई करी कि भाई दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट सेम होंगे। ठीक है ना, होने में तो वाई कोऑर्डिनेट भी सेम होंगे, पर एक्स कोऑर्डिनेट से वो आराम से निकल के आ गया। ठीक है, तो थीटा निकलने के बाद सेकंड इक्वेशन से हमने टाइम निकाल लिया, क्योंकि हमारे पास थीटा की वैल्यू अवेलेबल थी। टाइम आने के बाद हमने एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ हिट निकाल लिया, और उसके बाद हमने मिनिमम हाइट भी निकाल ली। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको डायग्राम के अकॉर्डिंग बता देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। फटाफट से डायग्राम बना देता हूं ताकि कोई दिक्कत ना रहे फटाक से समझने में। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये मैंने एक प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्टरी बनाई है जिसमें इस प्रोजेक्टाइल को यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पर हमने यू स्पीड से थीटा एंगल पर हमने फेंका है। अब यहाँ पर हमारे पास प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्टरी में दो बॉल्स हैं जिसकी हाइट सेम है ना। ये भी h हाइट की है तो ये भी h हाइट की है। अब क्वेश्चन के अंदर हमको ये कहा गया है कि t इक्वल टू 25 और 63 सेकेंड्स पर। क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कि ये हमारे पास है 2 सेकेंड और ये है हमारे पास 6 सेकेंड। ठीक है, व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स कि हमने u स्पीड से थीटा एंगल पर एक बॉल फेंकी तो वो बॉल इन दोनों दीवारों से पास करती हुई निकली है। तो पहली दीवार पर उसने कब पास किया? t इक्वल टू 2 सेकेंड पर, t इक्वल टू 2 सेकेंड पर। और दूसरी दीवार को उसने कब पास किया? t इक्वल टू 6 सेकेंड पर। मतलब क्वेश्चन में ये t1 और t2 वाला कॉन्सेप्ट वापस से आ रहा है ना। मतलब t1 और t2 हम यहां पर अप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू है t1, ये वैल्यू है t2। ठीक है, अब क्वेश्चन के अंदर इसने हमसे वही पूछा है कि हाइट ऑफ द वॉल ये h हमको निकालना है। ठीक है, उसके बाद इनिशियल वेलोसिटी ये u निकालना है क्योंकि ये भी हमें नहीं दे रखा है। तीसरा में निकालना है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ये थीटा निकालना है क्योंकि इसकी भी वैल्यू हमें क्वेश्चन में नहीं दे रखी है। और उसके बाद मैक्सिमम हाइट निकालनी है और रेंज निकालनी है। तो चलो अगर मैं इसको r लिख लेता हूं तो लगभग इस सवाल के अंदर सब कुछ ही हमको फाइंड आउट करना है। तो देखना बच्चों, आप जेईई मेंस में या फिर एडवांस में कुछ इस तरीके का पैटर्न बनाया जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन की प्रॉब्लम्स में। और स्टूडेंट्स, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमें दे रखी है 120 मीटर। दोनों बॉल्स के बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है? 120 मीटर। तो बच्चों लास्ट न्यूमेरिकल में, लास्ट वाले लेक्चर में हमने जो फॉर्मूलेस डिराइव किए थे, चलिए उन फॉर्मूलों का यूज करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं h इक्वल टू 1/2 t1 इंटू t2। मतलब ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया था कल कि अगर किसी h हाइट से पार्टिकल कितनी बार गुजर सकता है? 2 बार, एक बार इधर और एक बार इधर। तो उन दोनों टाइम इंस्टेंट को अगर अपन इस रिलेशन में रख देते हैं तो h हमारे पास आ जाएगा 1/2 इंटू जी t1 t2, है ना। 1/2 इंटू जी की वैल्यू 10, t1 था हमारे पास 2 सेकेंड और t2 हमारे पास था 6 सेकेंड। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो h हमारे पास कितना आ जाएगा? h की वैल्यू हमारे पास आ गई 60 मीटर। ठीक है, तो ये पहला आंसर आ गया बच्चा हमारे पास। ये हमारे पास क्या आ गया? ये पहला आंसर आ गया क्योंकि ये h पूछा था, देखो। ठीक है ना, h पूछा था। नेक्स्ट, अगर वो हमसे पूछता है टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट की वजह से टाइम कितना लगेगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट अगर अपन निकालेंगे तो चलिए निकालने की कोशिश करते हैं। हमने एक रिलेशन ये भी पढ़ा था कि t1 प्लस t2, इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है? t आ जाता है। देखिए बच्चों, डायरेक्ट रिलेशन से न्यूमेरिकल सॉल्व हो रहा है, वापस पूरा डेरिवेशन इस न्यूमेरिकल में नहीं करेंगे अपन। ठीक है, t1 प्लस t2 t के बराबर होता है। तो t1 कितना है हमारे पास? 2 प्लस 6 t, ये कितना हो जाता है? 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय 10। तो देखिए 6 प्लस 2 12, 6 प्लस 2 8, 2 से 8 का 4 तो 40। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा u साइन थीटा इज इक्वल टू 40। ठीक है ना, u साइन थीटा हमारे पास 40 आ गया। एंड और हम जानते हैं कि 120 मतलब दोनों दो पॉइंट्स t1 और t2 के बीच में ये x था, ये x2 था। ठीक है ना, तो इस हम जानते थे, हमारे पास फॉर्मूला आया था कि d इज इक्वल टू u इंटू कॉस थीटा इंटू t2 माइनस t1। ठीक है ना, मतलब दो सेम हाइट वाले पॉइंट्स के बीच की जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस थी उसके लिए हमने ये फॉर्मूला डिराइव करा था। ये फॉर्मूला डिराइव करा था, आप पिछला लेक्चर जाके देख सकते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग d की वैल्यू हमें दे रखी है 120। ठीक है, और u cos थीटा हमारे पास ऐसा ही है
T2 माइनस T1 को अपन रख देते हैं 6 माइनस 2 इंटू यू कॉस थीटा, इंटू यू कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ठीक है। देखिए तो d की वैल्यू हमारे पास कितनी है 120 इक्वल टू यू कॉस थीटा T2 माइनस T1, है ना, मतलब 6 में से 2 गए तो कितने बचे 4, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4। तो जब आप 4 को यहाँ डिवाइड कर देंगे तो यू कॉस थीटा हमारे पास कितना आ जाएगा 30, तो यू कॉस थीटा इक्वल टू 30। यू कॉस थीटा हमारे पास 30 आ गया, यू साइन थीटा हमारे पास 40 आ गया, तो हम कर देंगे यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय यू कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, यू साइन थीटा था 40 और ये था 30, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 4/3 रेशियो होता है 53 डिग्री के लिए, 53 डिग्री। तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है थर्ड वाला। थर्ड पूछा था ना इस वाले में, थर्ड क्या था, ये एंगल थीटा। ठीक है, अब उसके बाद हमें यू भी निकालना है, यू इनिशियल वेलोसिटी। अब इनिशियल स्पीड किस तरीके से निकलेगी, सोचिए, इनिशियल स्पीड निकालने के लिए आपको थीटा की वैल्यू आ चुकी है, इन दोनों में से कोई सा भी एक फॉर्मूला यूज कर लीजिए, तो यू साइन थीटा, है ना, तो यू साइन 53, तो यू साइन 53 डिग्री, यू साइन 53 डिग्री इज इक्वल्स टू, भाई एक हमने यहाँ यूज करा, एक हमने यहाँ यूज करा, एक हमने यहाँ यूज करा और एक हम यहाँ यूज कर रहे हैं, तो यू साइन 53 डिग्री इज इक्वल्स टू 40 के बराबर। चलिए तो u ऐसा कैसा रहने देते हैं, साइन 53 डिग्री, साइन 37 होता है 3/5, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4/5 इज इक्वल्स टू 40। तो u की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, u की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 50 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है, ये हमारे पास क्या आ चुका है, आंसर आ चुका है। अब जो मैक्सिमम वेरिएबल्स थे इस क्वेश्चन के अंदर हम निकाल चुके हैं। अब अगर आप चाहो रेंज निकालना, तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, रेंज का फॉर्मूला होता है 2ux uy डिवाइडेड बाय g। तो 2 इंटू ux जो कि 30 है इंटू uy, तो 30 इंटू 40 कितना हो जाएगा 1200, 1200 इंटू 2 2400, 2400 डिवाइडेड बाय g 240। तो रेंज हमारे पास देखिए वर्बली कैलकुलेट हो गई, 240 मीटर हमारे पास रेंज आ जाएगी। और मैक्सिमम हाइट की अगर अपन बात करें तो मैक्सिमम हाइट का क्या फॉर्मूला होता है, यू वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। तो यू वाई कहां है, ये रहा यू वाई, इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 1600 डिवाइडेड बाय 2g डिवाइडेड बाय 20। तो 1600 डिवाइडेड बाय 20, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 80 मीटर्स। ठीक है ना, 1600 डिवाइडेड बाय 20 आप करेंगे तो 80 मीटर्स आ जाएगा। तो यहां से लेके यहां तक की मैक्सिमम हाइट आ जाएगी 80 मीटर्स। मतलब जो भी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स थे वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिए। अब बाकी दो फॉर्मूले में रख के आप आर भी निकाल सकते हो, एच भी निकाल सकते हो। टाइम ऑफ फ्लाइट तो हमने यहाँ से निकाल ही लिया है। तो ठीक है स्टूडेंट, ये दो न्यूमेरिकल मैंने आपको कराया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे चलते हैं और एक और न्यूमेरिकल लेते हैं जो डेरिवेशन टाइप का होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड नंबर 1 टाइम, नंबर 2 कोऑर्डिनेट्स where initial velocity vector and velocity at an instant vector is perpendicular to each other। ठीक है, तो दोस्तों देखिए एक लाइन भी पूरी नहीं लगी है और क्वेश्चन बन गया है, और बिल्कुल आईआईटी लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा है आपसे कि हमें वो टाइम फाइंड करना है और हमें वो कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं जब आपका इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर v वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आएगी। तो चलिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं, इसका सॉल्यूशन। तो बच्चों
बिना डायग्राम के तो आप जानते हैं आपको दिक्कत होने ही वाली है। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम में प्रोजेक्टाइल सबसे जरूरी है, ठीक है। तो इस तरीके से हम बनाते हैं प्रोजेक्टाइल हमारा। ठीक है, ये हमारा प्रोजेक्टाइल है। तो प्रोजेक्टाइल को हमने बना दिया है। अब जो क्वेश्चन के अंदर बोला गया है उसे हमें यहां पर इंपार्ट करना होगा। उसे हमें यहाँ पे क्या करना होगा, इंपार्ट करना होगा। अब कैसे इंपार्ट करेंगे भाई, तो बोलेगी सर यू वेक्टर के बारे में तो हमें पता है। यू वेक्टर के बारे में क्या पता है, यू वेक्टर के बारे में पता है कि यू वेक्टर तो हमेशा इधर होता है। तो ये हमने बना दिया यू वेक्टर, ठीक है। और ये कितना एंगल बना रहा है, ये बना रहा है एंगल थीटा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बोलेंगे कि सर इसमें जो वी वेक्टर की बात करी गई है वो तो यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन वो उस पोजीशन पर होगा जहां पर वो 90 डिग्री बनाएगा। किससे, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर से। तो चलिए हम 90 डिग्री का हमने ये एक डैश डैश लाइन बनाई है। तो हमने क्या बनाई, हमने बनाई इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर की लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है ना। हर वेक्टर के पास उसकी डायरेक्शन के अलोंग लाइन ऑफ एक्शन होती है। तो क्लियर हो रहा है आपको, मैंने ये जो लाइन बनाई है ये क्या है, ये u की लाइन ऑफ एक्शन है। अब अगर मैं इससे एक परपेंडिकुलर इधर ड्रॉ करता हूं जो यहां पर टेंजेंट बनता हुआ जा रहा हो, ठीक है ना, जो यहां पर टेंजेंट बनता हुआ जा रहा हो, ये देखिए ये लाइन जो है ये बिल्कुल टेंजेंट बनती हुई जा रही है। तो मैं यहां से एक लाइन खींच दूंगा इस तरीके से, ठीक है। यहां से मैंने लाइन खींच दी जो अपनी ट्रेजेक्टरी को यहां पर कट कर रही है। तो ट्रेजेक्टरी को जब ये यहां पर कट कर रही है तो इस पॉइंट पर जो हमारे पास वेलोसिटी होएगी वो हो जाएगी v वेक्टर, ठीक है ना। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है। ये एंगल कितना है, ये एंगल 90 डिग्री है। अब बात कुछ समझ में आ रही है, बोले कि हाँ सर अब हमारे पूरी बात समझ में आ गई। मतलब इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर की हमने लाइन ऑफ एक्शन को आगे बढ़ाया और उसके परपेंडिकुलर एक लाइन को बना के हम इस तरफ शिफ्ट करते हुए, तो जैसे ही वो ट्रेजेक्टरी पे टच हुई तो वो जो टचिंग पॉइंट है वही हमारा कोऑर्डिनेट है जो यहाँ पे पूछा गया है। आगे बात समझ में। तो हमें अगर ये हाइट y है तो हमें हमसे ये y पूछा है, और अगर ये लेंथ x है तो हमसे ये x भी पूछा गया है। तो आई थिंक बच्चों आपको ये न्यूमेरिकल का जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। बोले कि हाँ सर, चलिए अब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन के लिए मैं यहाँ पर ले लेता हूँ इसका x कंपोनेंट और यहाँ पर मैं इसका ले लेता हूँ y कंपोनेंट, ठीक है। मैंने x कंपोनेंट और y कंपोनेंट ले लिए हैं। अब हमें कहा गया है कि u वेक्टर और v वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो u वेक्टर परपेंडिकुलर टू v वेक्टर, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा u वेक्टर डॉट v वेक्टर इक्वल टू 0 होना चाहिए। हमने क्या पढ़ा था कि जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, यही पढ़ा था ना। तो चलिए लिखते हैं, u वेक्टर को मैं लिख दूंगा u x i कैप प्लस u y j कैप, है ना। v वेक्टर को मैं क्या लिखूंगा, डॉट v वेक्टर, v वेक्टर को मैं लिखूंगा vx i कैप प्लस vy j कैप, यही लिखूंगा, ठीक है ना। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम u डॉट v करेंगे, ये u डॉट v कर दिया हमने, तो i कैप से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ux इंटू vx, ये i कैप से मल्टीप्लाई हो गया, प्लस और j कैप से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो uy डॉट vy इक्वल टू 0 रखना है। क्या रखना है, इक्वल टू 0। अब जो चीज हम जानते हैं वो अपन यहाँ पे लिख देते हैं, चूंकि हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि vy जो होता है वो होता है uy माइनस जी इंटू टी, भाई यही होगा ना फर्स्ट इक्वेशन से। तो vy इक्वल टू uy माइनस जी इंटू टी, u प्लस ए टी, ठीक है ना। और दूसरी चीज हम क्या जानते हैं कि vx जो है वो ux के बराबर है। आगे बात समझ में। तो ये दोनों वैल्यूज जब हम यहां पर रखेंगे, ठीक है ना, ये दोनों वैल्यूज जब हम यहां पर रखेंगे तो देखिए ux इंटू ux, तो हमारे पास आ जाएगा ux स्क्वायर प्लस uy की जगह हम uy ही रहने देते हैं, और vy की जगह हम रख देते हैं uy माइनस जी टी, और ये इक्वल टू किसके है, 0 के,
क्लियर हो रहा है यहाँ तक? तो चलिए अब इसको और आगे सॉल्व कर लेता हूं। तो यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर माइनस यू जी टी माइनस या फिर इक्वल टू यू वाई इंटू जी टी, यही हो जाएगा। यहां तक आपको बात समझ में आ रही है? देखो ठीक है ना। तो यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई इंटू यू वाई, तो यू वाई स्क्वायर ये दोनों प्लस हो रहे हैं, फिर माइनस जी टी, यू वाई इंटू माइनस जी टी, तो उसको मैं उधर ले गया तो ये हमारे पास आ गया। अब हमें क्या निकालना था, फाइंड द टाइम। तो देखिए यहाँ पे टाइम अपने पास आ रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं टाइम इक्वल टू, टाइम कितना आ जाएगा हमारे पास, टाइम हमारे पास आ जाएगा यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय यू वाई इंटू जी, यही आ जाएगा। और यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं, यू स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं, यू स्क्वायर। तो टी को अपन यहाँ पे लिख सकते हैं यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय यू वाई डॉट जी, और इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं थीटा की टर्म्स में, तो यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय यू साइन थीटा इंटू जी। अब एक यू से एक यू कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा यू बाय जी साइन थीटा। तो यहां तक बात क्लियर है। तो टी की वैल्यू हमारे पास आ गई बच्चों, आएगी नहीं आई, टी की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो हमने देखिए जो क्वेश्चन में बोला गया है कि यू और बी परपेंडिकुलर थे, तो पहले हमने उन दोनों को परपेंडिकुलर माना, और दोनों का परपेंडिकुलर होने के कारण वेक्टर में से हम जानते हैं कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, ठीक है ना, क्योंकि cos 90 जीरो होता है। डॉट प्रोडक्ट में इसके दो कंपोनेंट लिए आई कैप और जे कैप, इसके भी दो कंपोनेंट लिए आई कैप और जे कैप, आई कैप वाले को आई कैप से मल्टीप्लाई किया, यह आया, वाई कैप जे कैप को जे कैप वाले से मल्टीप्लाई किया, यह आया, इक्वल टू जीरो पुट कर दिया। अब वी वाई को हम जानते हैं फर्स्ट इक्वेशन से, ये लिख सकते हैं, वी एक्स को हम फर्स्ट इक्वेशन से ये लिख सकते हैं, दोनों की वैल्यू पुट करी, सॉल्व करा तो हमारे पास ये आंसर आ गया है। तो टी इक्वल टू यू बाई जी साइन थीटा। कुछ है बात समझ में बच्चों? ठीक है। ऑप्शन में आपको 1 साइन थीटा को कोसेक भी लिख सकता है, तो यू कोसेक थीटा बाय जी भी टी के बराबर ही होगा, ठीक है ना। तो ये अपना पहला आंसर आ चुका है। दूसरा उसने पूछा है कि परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो उसने पूछा है कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो सेकंड थिंग जो हम निकालेंगे x इज इक्वल टू, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा वी एक्स इंटू टी, या फिर इसको अपन यू एक्स इंटू टी भी बोल सकते हैं, क्योंकि वी एक्स और यू एक्स बराबर हैं, ठीक है ना। अब u इंटू एक्स, यू इंटू एक्स कितना था, u cos थीटा, और t ये रहा हमारे पास, तो u cos थीटा t, t की जगह हम रख देंगे u बाय जी साइन थीटा। तो देखिए u इंटू यू स्क्वायर, तो हमारे पास x कितना आ जाएगा, हमारे पास x आ जाएगा यू स्क्वायर कॉस बाय साइन कॉट थीटा, तो यू स्क्वायर बाय जी इंटू कॉट थीटा, ये हमारे पास x आ गया है। और इसी तरीके से हम सिमिलरली हमारे पास y कितना आ जाएगा भाई, y अपन को निकालना है, तो y इक्वल टू कौन सी इक्वेशन यूज आएगी, सेकंड इक्वेशन यूज आएगी, जी हाँ सेकंड इक्वेशन यूज आएगी। तो सेकंड इक्वेशन कैसे यूज आएगी, देख लीजिए, यू वाई इंटू टी, यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई इंटू टी स्क्वायर होता है, तो यू वाई को अपन लिख देंगे यू साइन थीटा इंटू टी, टी की जगह अपन लिख दें यू बाय जी साइन थीटा, ये यू टी आ गया, माइनस हाफ इंटू जी टी स्क्वायर मतलब यू बाय जी साइन थीटा का होल स्क्वायर। यहां तक आ गया आपको बात समझ में? बिल्कुल सर समझ में आ गई। अब अगर आप यहां से देखें साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा तो यू स्क्वायर बाय जी, तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी यू स्क्वायर बाय जी, उसके बाद माइनस ये जी बाय 2 है, यू स्क्वायर बाय जी साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर बाय जी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, जी स्क्वायर से एक जी कट जाएगा, तो यू स्क्वायर बाय 2g साइन स्क्वायर थीटा, हमारे पास आ जाएगा माइनस यू स्क्वायर बाय 2g साइन थीटा। तो ये हमारे पास y का कोऑर्डिनेट आ गया, आ रही है बात समझ में? तो ये हमारे पास y का कोऑर्डिनेट आ गया। तो अगर हम x, y की बात करें, कोऑर्डिनेट जो हमसे पूछे गए थे, तो हम ये लिख सकते हैं यू स्क्वायर बाय जी इंटू कॉट थीटा, ये हमारे पास x कोऑर्डिनेट था, कब, जब दोनों की वेलोसिटी परपेंडिकुलर थी। और y की हम बात करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यू स्क्वायर बाय 2g, है ना। देखिए यू स्क्वायर बाय जी और यू स्क्वायर बाय जी दोनों में कॉमन है, तो 1 माइनस, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं यू स्क्वायर बाय 2g
या फिर यू स्क्वायर बाई जी, यू स्क्वायर बाई जी हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा 1 माइनस 1/2 साइन थीटा, 1 माइनस 1/2 साइन थीटा। तो ये लीजिए, ये हमारा कोऑर्डिनेट आ गया। ये वो कोऑर्डिनेट है जब आपके इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर और फाइनल वेलोसिटी वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। क्वेश्चन में अगर इसने सेकंड के बाद तीसरा पार्ट भी लिख दिया होता कि फाइनल वेलोसिटी वेक्टर, हमें ये वी वाई भी पूछ रखा होता उसने कि फाइनल वेलोसिटी वेक्टर कितना होता, तो वो भी हम निकाल लेते हैं। चलिए निकाल लेते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी वेक्टर हमारे पास होता है वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। तो वी एक्स को अपन लिख सकते हैं यू एक्स आई कैप, और वी वाई ये दोनों वैल्यूज हम यहाँ निकाल चुके हैं। वी एक्स को हम लिख सकते हैं यू एक्स, तो यू एक्स को मैं लिख दूंगा यू इंटू कॉस थीटा, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा आई कैप प्लस वी वाई का मैं लिख दूंगा यू वाई माइनस जी टी। तो यू वाई कितना था, यू साइन थीटा माइनस जी इंटू टी। टी की वैल्यू हमने निकाली थी, टी की वैल्यू थे हमारे पास यू बाय जी साइन थीटा, यू बाय जी साइन थीटा, ठीक है। अब जब मैं ये पूरा का पूरा हमारे पास आ रहा है जे कैप में, तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो देखिए जी से जी कैंसिल हो चुका है, जी से जी कैंसिल हो चुका है, और यू दोनों में से बाहर आ जाएगा। तो साइन थीटा माइनस 1 बाय साइन थीटा, ठीक है। तो वेलोसिटी वेक्टर हमारे पास कितना आ जाएगा, वेलोसिटी वेक्टर हमारे पास आ जाएगा यू कॉस थीटा आई कैप देन प्लस यू साइन थीटा माइनस यू बाय साइन थीटा, यू साइन थीटा माइनस यू बाय साइन थीटा जे कैप। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। और ये हमारा फाइनल आंसर है, ये कोऑर्डिनेट्स निकाला है, और टाइम ये हमारा फाइनल आंसर है जो हमने टाइम निकाला। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन में आप देख रहे हैं, क्वेश्चन में मैंने कोई भी डाटा नहीं दिया है, ना मैंने थीटा की वैल्यू दी है, ना मैंने यू की वैल्यू दी है, ना एक्स की वैल्यू दी है, ना मैंने वाई की वैल्यू दी है। मैंने सभी चीजें, सारे पैरामीटर्स इक्वेशंस के थ्रू डिराइव किए हैं। क्या किए हैं, इक्वेशंस के थ्रू डिराइव किए हैं। तो ये वाली जो स्ट्रेटेजी होती है डिराइव करने की, ये जेई एडवांस में बहुत ज्यादा काम आती है। मतलब इस तरीके के डेरिवेशन आपको न्यूमेरिकल की लैंग्वेज में से कॉन्सेप्ट निकाल के इस तरीके के डेरिवेशन अगर आप करने आते हैं तो इसका मतलब आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये एक न्यूमेरिकल था, आप इसको अच्छे से देख लीजिए। अच्छे से समझ में आया ना बच्चों, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। टू प्रोजेक्टाइल्स थ्रोन at two angles have same range, ठीक है ना। if their time of flight are t1 and t2, find product of t1 t2, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए क्वेश्चन का स्टार्टिंग से समझते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि टू प्रोजेक्टाइल्स थ्रोन एट टू एंगल्स हैव सेम रेंज, है ना, दोनों की रेंज सेम है। अगर उनका टाइम ऑफ फ्लाइट t1 और t2 है तो आपको प्रोडक्ट t1 t2 फाइंड करना पड़ेगा। मतलब t1 और t2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा। तो बच्चों चलिए हम देख लेते हैं, दो प्रोजेक्टाइल की बात कर लेते हैं। पहला प्रोजेक्टाइल हमारे पास ये रहा और दूसरा प्रोजेक्टाइल हमारे पास ये रहा, इस तरीके से, ठीक है स्टूडेंट। चलिए अब अगर मैं दोनों की वेलोसिटी देखना चाहूं तो एक इस डायरेक्शन में है और दूसरा इस डायरेक्शन में है, ठीक है।
और दोनों के लिए R1 बराबर R2 है, मतलब R1 बराबर R1 बराबर हमें R2 दे रखा है। यहां तक आगे बात समझ में। तो स्टूडेंट्स आपको याद होगा मैंने आपको एक केस बनाया था, मतलब इस एंगल को अगर अपन θ1 बोल देते हैं तो ये वाला एंगल, बड़ा वाला एंगल कितना हो जाएगा, θ2। क्या हो जाएगा, θ2। अब स्टूडेंट्स आपको याद होगा सेम रेंज वाला मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था, और उसके अंदर जब रेंज सेम होती है तो क्या होता है ये भी बताया था, और सेम रेंज के कारण दोनों की जो हाइट्स होती है उनके बीच में क्या क्या रिलेशन होता है, टाइम पीरियड के बीच में क्या रिलेशन होता है, वो भी मैंने आपको समझाया था। याद आ रहा है? हाँ, तो वही चीज हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन के लिए हम लिख देते हैं फॉर सेम रेंज, सेम रेंज के लिए क्या होता है, सेम रेंज के लिए होता है θ1 एंड θ2 कॉम्प्लीमेंट्री, या फिर डायरेक्टली लिख देता हूं फॉर सेम रेंज। जब रेंज आपकी सेम होती है तो θ1 प्लस θ2 हमारे पास 90 डिग्री होता है। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया है, आप एक बार जाके जरूर देखिए, ठीक है ना। तो रेंज सेम बता रखी है तो हमने ये चीज अप्लाई कर ली, लेकिन ये चीज कब अप्लाई होती थी, प्रोवाइडेड दैट u1 बराबर u2 बराबर u, ये चीज भी साथ थी। अगर दोनों प्रोजेक्टाइल को सेम स्पीड से फेंका गया है, एंगल अलग अलग है, डायरेक्शन आपने चेंज कर दी, नो डाउट, लेकिन दोनों प्रोजेक्टाइल को सेम स्पीड से फेंका गया है, मतलब ये 5 मीटर पर सेकेंड तो ये भी 5 मीटर पर सेकेंड, उस केस में ही आपके पास ये एप्लीकेबल होगा। कब, जब R1 बराबर R2 है। तो मतलब R1 बराबर R2 है तो आप R1 बराबर R2 है और दोनों की प्रोजेक्शन स्पीड सेम है तो ये एप्लीकेबल होगा। अगर R1 बराबर R2 है और U1 बराबर U2 नहीं है तब ये एप्लीकेबल नहीं होगा। बहुत ध्यान से बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास बात आ गई। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि द टाइम ऑफ फ्लाइट आर T1 एंड T2। तो चलिए T1 हमारे पास कितना हो जाएगा, 2u sin θ1 डिवाइडेड बाय g, और T2 हमारे पास कितना हो जाएगा, T2 हमारे पास हो जाएगा 2u sin θ2 डिवाइडेड बाय g। तो T2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, T2 को मैं लिख सकता हूँ 2u sin θ2 को मैं लिख दूंगा sin 90 माइनस θ1 डिवाइडेड बाय g। तो यहां से मेरे पास आ जाएगा T2 इज इक्वल टू 2u cos θ1 बाय g, 2u cos θ1 बाय g। यही बात आ रही है, ठीक है ना। तो T1 की वैल्यू हमने यहां से ले ली, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर ए और इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर बी, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर बी। आ रही बात समझ में। तो T1 और T2 हमें क्या निकालना है, दोनों का प्रोडक्ट T1 T2। तो सो हम लिख देते हैं T1 डॉट T2। इन दोनों का जब हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2u sin θ1 बाय g, ठीक है। और ये आ जाएगा हमारे पास 2u cos θ1 बाय g। तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा T1 T2, हमारे पास आ जाएगा T1 T2 इज 2 इंटू 2 4 u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, है ना। या फिर मैं एक काम करता हूं, एक 2 को यहां रख देता हूं 2u स्क्वायर और एक 2 को यहां रख देता हूं अंदर 2 साइन θ1 कॉस θ1 डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर, ठीक है। तो 2 साइन θ1 कॉस θ1 को मैं क्या लिख सकते हैं, ये 2u स्क्वायर ऐसा कैसा है, इस ब्रैकेट वाली टर्म को हम लिख सकते हैं साइन 2 θ1, क्या लिख सकते हैं, साइन 2 θ1 डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर, डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर। अब आपको देखिए रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, रेंज का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, ठीक है। तो मैं इसको आगे फर्दर लिख सकता हूं T1 T2 इज इक्वल टू, देखिए 2 को अलग रख दिया, u स्क्वायर साइन 2 θ1 और अपॉन में g रख दिया, बाकी की चीज अंदर शिफ्ट कर दी। अंदर क्या शिफ्ट करा, u स्क्वायर साइन 2 θ1 बाय जी, ठीक है ना। तो ब्रैकेट के अंदर जो चीज है वो R1 बराबर R2 बराबर
आर के बराबर, भाई रेंज सेम है तो उसको अपन ने आर बोल दिया, तो मैं क्या लिख दूंगा, मैं फाइनल में लिख दूंगा कि T1 इंटू T2 इज इक्वल्स टू टू बाय, ये आ रहा है 2R/G, 2R/G। तो यही हमारा फाइनल आंसर है स्टूडेंट, ठीक है ना। मतलब दोनों के टाइम ऑफ फ्लाइट का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो रेंज के 2/G टाइम्स के बराबर होगा। अगर जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं तो रेंज बाय 5 के बराबर होगा। तो बच्चों समझ में आए न्यूमेरिकल्स? तो चलिए आप एक बार इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही काफी है। ये मैंने कुछ ही बेहतरीन न्यूमेरिकल्स थे जो मैं ढूंढ के लाया था, जिसे आपको करवाना जरूरी था। इन न्यूमेरिकल्स के थ्रू एक एक न्यूमेरिकल ने आपके 4 से 5 कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया होगा। आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें और इस तरीके के न्यूमेरिकल्स की सॉल्व करने की आदत डालें। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोजेक्टाइल का जो आगे वाला टॉपिक है उसे स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों आपको इस चैनल का कंटेंट पसंद आया हो, इस चैनल में आपको फिजिक्स समझ में आती हो, मेरा लिखने का तरीका, बोलने का तरीका और समझाने का तरीका अगर पसंद आया हो तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करवा दें। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। जब तक के लिए थैंक यू।